हमारी पिछली वीडियो में हमने दो प्रकार के फंडामेंटल राइट्स यानी राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम आगे का पार्ट यानी बाकी बचे राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आगे के टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो अब हमारा थर्ड टाइप आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें आर्टिकल 23 और 24 आते हैं। तो आइए देखते हैं कि आर्टिकल 23 क्या कहता है। आर्टिकल 23 का टाइटल है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, मतलब मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। यह आर्टिकल कहता है कि किसी भी तरीके से मानव का अर्थात स्त्री, पुरुष, बच्चों, वृद्ध, इन सभी का किसी वस्तु की जैसे व्यापार करना निषेध है। साथ ही साथ में बलात् श्रम यानी फोर्स लेबर पर भी प्रोहिबिशन लगाया गया है, जिसके अंतर्गत स्लेवरी यानी दास प्रथा को माना गया है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था जोर जबरदस्ती करके किसी व्यक्ति से कोई काम नहीं करवा सकती। लेकिन इस आर्टिकल में एक एक्सेप्शन को भी रखा गया है, जो ये कहता है कि सरकार देश हित में नागरिकों को सार्वजनिक क्षेत्र लाइक मिलिट्री में काम करने के लिए बाध्य कर सकती है, जिसके लिए उसे सैलरी देने के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकता। अब हम पढ़ते हैं हमारा आर्टिकल 24, जिसका टाइटल है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा, मतलब कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। इस आर्टिकल के आधार पर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री, कारखानों अथवा कंस्ट्रक्शन वाली जगहों पर एम्प्लॉयमेंट देने पर प्रोहिबिशन था, क्योंकि ये सभी जगह काम करने के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। लेकिन सरकार ने 2006 में डेंजरस वर्ड को हटा दिया और कहा कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के काम देने में, एम्प्लॉयमेंट देने में गैर कानूनी माना जाएगा। अब हम चलते हैं फंडामेंटल राइट्स के फोर्थ टाइप पर, जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 25 से लेकर के 28 को रखा गया है। एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। आर्टिकल 25 का टाइटल है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यह आर्टिकल किसी व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी धर्म को मान सकता है, उस धर्म के आधार पर वैसा आचरण भी कर सकता है। आर्टिकल 25 किसी व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वह जिस धर्म की उपासना कर रहा है उसका प्रचार प्रसार भी करता है। आर्टिकल 25 में हमने धर्म से संबंधित किसी व्यक्ति के अधिकारों के बारे में बात की है। वहीं हम आर्टिकल 26 में धर्म से संबंधित किसी संस्था के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 26 का टाइटल है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मतलब धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 किसी धर्म को रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने का अधिकार देता है। आर्टिकल 26 यह कहता है कि इन ऑर्गेनाइजेशन का या फिर इंस्टीट्यूशंस का धर्म के हिसाब से स्वामित्व व प्रशासन किया जा सकता है। आर्टिकल 26 इन संस्थाओं के लिए कानूनी आधार पर संपत्ति के अर्जन का भी अधिकार देता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 27 के बारे में, फ्रीडम फॉर टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, जो इसका टाइटल है आर्टिकल 27 का, और इसका मतलब है धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय से स्वतंत्रता। इस आर्टिकल में कहा गया है कि वह व्यक्ति जो अपनी आय का व्यय धार्मिक कार्यों में तथा धार्मिक संस्थानों के पालन पोषण में करता है, उस पर सरकार कोई टैक्स नहीं लगा सकती है। तथा इस आर्टिकल में दूसरी बात यह भी कही गई है कि सरकार उन रुपयों को धार्मिक कार्यों में यूज नहीं कर सकती जो जनता से टैक्स द्वारा वसूला गया है। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 28 के बारे में। आर्टिकल 28 का टाइटल है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, यानी कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। 28 में बताया गया है कि गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस यानी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस सरकार के अंडर में ना आकर के किसी संस्था के अंडर में आती है या फिर किसी धार्मिक संस्था इंस्टीट्यूशनल्स के अंडर में आती है, वहाँ पर वो धर्म के आधार पर शिक्षा दे सकते हैं आराम से, जैसा कि हमने पिछले वाले आर्टिकल्स में पढ़ा था। तो अब हमारा आर्टिकल 28 खत्म होता है और अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम पढ़ते हैं हमारा अगला टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसमें आर्टिकल 29 और 30 को रखा गया है।
मेनली ये पार्ट माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यकों के बारे में बात करता है। आर्टिकल 29 का टाइटल है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। जनरली देखा जाए तो हमारे देश में माइनॉरिटी दो प्रकार की होती है। पहली होती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जिसे भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक माना जाता है, और दूसरी होती है रिलीजियस माइनॉरिटी, जिसे धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक माना जाता है। और यह आर्टिकल इन दोनों प्रकार की माइनॉरिटी को एक अलग संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 29 का पहला प्रोविज़न कहता है कि भारत में रहने वाली इन माइनॉरिटी को अपना कल्चर, लैंग्वेज एवं स्क्रिप्ट को संरक्षित या बचाए रखने का अधिकार है। और वहीं आर्टिकल 29 का दूसरा प्रोविज़न कहता है कि इन लोगों के व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करते हुए इंडिया के किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इन्हें एडमिशन के लिए नहीं रोका जाएगा। तो ये तो था हमारा आर्टिकल 29 जो अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में बात करता है। अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 30, जिसका टाइटल है राइट टू माइनॉरिटीज इन एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। शिक्षा संस्थानों की स्थापना व उनका प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। आर्टिकल 30 में जनरली माइनॉरिटी को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने वेलफेयर के लिए, अपने कल्चर को बनाए रखने के लिए अपनी चॉइस की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना कर सकती है, और साथ ही में अपने हिसाब से उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकती है। इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी शिक्षा संस्थाओं में माइनॉरिटीज़ को यह अधिकार होता है कि वे अपनी लैंग्वेज व अपने कल्चर के बारे में अपने बच्चों को पढ़ा सके। ध्यान देने की बात तो यह है कि आर्टिकल 30 के अंतर्गत माइनॉरिटीज़ को मिले अधिकार केवल मेजॉरिटीज़ के साथ समानता एवं इक्वालिटी एस्टेब्लिश करने के लिए है, ना कि उनसे अधिक लाभ मिले इसलिए। तो आज की हमारी ये वीडियो आर्टिकल 30 के साथ ही समाप्त होती है।